ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और राफेल से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद अहम जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें, मौसम खराब होने की खबर सामने आ रही है। राफेल के आने से पहले बुरी खबर सामने आ रही है। अंबाला का मौसम इस वक्त थोड़ा खराब दिखाई दे रहा है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दोपहर 2 बजे तक राफेल आने वाले हैं, लेकिन राफेल के 5 विमानों के आने से पहले मौसम के खराब होने की जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। राफेल की लैंडिंग को डाइवर्ट किया जा सकता है। जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे थे कि प्लान बी भी तैयार है। राजस्थान के जोधपुर में इसकी लैंडिंग भी हो सकती है। अमन कपूर इस वक्त जुड़ गए हैं। अमन, क्या जानकारी, मौसम कैसा दिखाई दे रहा है? देखिए जो है इस वक्त काले बादल जो है आसमान के अंदर छा चुके हैं। ऐसा अनुमान दिखाई दे रहा है कि शायद अगर मौसम इसी तरीके से काले बादल छाए रहते तो बारिश भी हो सकती है। कि मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अलर्ट जारी किया गया था कि आज जो है अंबाला के अंदर आसमान में काले बादल छाए रह सकते हैं या बारिश भी हो सकती है हल्की। तो वो अनुमान कहीं ना कहीं सटीक साबित होता दिखाई दे रहा है। तो काले बादल इस वक्त छा चुके हैं, मौसम ने करवट ले ली है। तो हवाएं भी जो है धीरे धीरे शुरू हो चुकी हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि शायद बारिश हो सकती है। अगर बारिश होती है तो राफेल की जो लैंडिंग है अंबाला में वो टल सकती है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी खबर है। तो जैसा अलर्ट जारी किया गया था वो कहीं ना कहीं मौसम के अंदर इस वक्त करवट दिखाई दे रही है। जी, लेकिन अमन, प्लान बी तो तैयार है, लेकिन 2 बजे तक पहुंचने की खबर मिल रही थी। तो इस वक्त कोई चेंजेस जिसकी जानकारी आप तक पहुंच रही हो? बिल्कुल, देखिए प्लान बी पहले से ही तैयार किया गया था क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया था और बड़े ही सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। और राफेल अगर अंबाला आ रहा है तो इसको लेकर पहले ही तैयारियां कर ली गई। जो प्लान बी है वो ये बताया जा रहा है कि राजस्थान जोधपुर है, वहाँ राफेल को उतारा जा सकता है। तो इस तरह की तैयारियां जो है पहले ही एयरपोर्ट की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। अभी जब तक साफ नहीं होता है तब तक राफेल जो है अंबाला नहीं पहुंच सकता। तो ये बड़ा अलर्ट है और देखना होगा कि मौसम में शायद धूप खिलती है या नहीं, मौसम साफ होता है या नहीं, ये भी देखने वाली बात रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अमन, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त आपको राफेल से जुड़ी हुई बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। मौसम इस वक्त खराब दिखाई दे रहा है और मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है कि बारिश हो सकती है। हालांकि प्लान बी वायुसेना के पास है और उसके तहत अब आगे राफेल पर फैसला वायुसेना ले सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। पंचकुला में फिर से कोरोना बम फूटा है। 35 नए लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। मरीजों को क्वारंटीन करने की तैयारी हो रही है। आपको बता दें कि टपरिया में 7 सेक्टर 7 में से 2 और दमदर्दी में एक नया मामला सामने आया है, जबकि बरवाला में 1, नवानगर नानकपुर से 8 मामले सामने आए हैं। विराटनगर पिंजौर में 2, प्रीतम कॉलोनी में 6 केस, मोलेवाली नानकपुर में 4, चरनिया में 1, सेक्टर 21 में 1 मामला है, जबकि सेक्टर 8 में कोरोना के 2 मरीज पाए गए हैं। देर रात आई है सभी मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव। इसके बाद कोरोना बम एक बार फिर से पंचकुला में फटा है। मृणाल लाला इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मृणाल, जो नए केसेस सामने आए हैं, क्या जानकारी उनके बारे में? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो पंचकुला में देर रात तकरीबन 11:30-12 बजे के करीब कोविड की जो लैब है पंचकुला सेक्टर 6 जनरल अस्पताल के अंदर, वहां से रिपोर्ट आई कि 35 लोग पंचकुला, कालका, पिंजौर, मतलब पूरा जिला पंचकुला यदि देखा जाए तो 35 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बिल्कुल, जो जहां तक बात की जाए तो लगातार मामले जो बढ़ते जा रहे हैं। 35 लोग अभी तक आ चुके हैं। अभी अगर देखा जाए तो 16 घंटे और बाकी है, पता नहीं कितने लोग जो है और इसमें कोरोना पॉजिटिव आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि विलेजेस के अंदर आज जो मामले आए हैं इसमें से 90% मामले ऐसे हैं जो गांव के हैं, ग्रामीण इलाकों से। तो कहीं ना कहीं कोरोना का प्रकोप जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार पिछले 15 दिनों से रोज 1 से 2 दर्जन मामले आ रहे थे, लेकिन आज 35 मामले इकट्ठे जो है वो निकल कर आए हैं, जिसमें बड़ी बात देखने वाली है कि बहुत सारे जो लोग हैं या तो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं या जवान हैं। के जो केसेस है वो आने शुरू हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो लगता है कि एक डर, एक खौफ जो था वो ग्रामीण इलाकों के अंदर, शहरी इलाकों के अंदर लोगों के दिल में कहीं समाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन लोगों को संभलना होगा। इंडिया न्यूज हरियाणा बार बार आपसे अपील कर रहा है कि संभलिए,
सजग रहे, सशक्त रहे, बिना मतलब के। बिल्कुल मृणाल, लगातार हम ये अपील अपने दर्शकों से कर रहे हैं कि वो सतर्क रहें, सजग रहें, तभी वो बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार ने डरा दिया है। 24 घंटे में कोरोना के 749 नए मामले मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 9 लोगों की मौत हो चुकी है और आपको बता दें कि इस वक्त 24 घंटे का आंकड़ा 749 सामने आया है। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार लगातार बेकाबू होती जा रही है। गुरुग्राम में कोरोना के 101 नए मामले सामने आए हैं। फरीदाबाद में 186 केस है, जबकि 127 की मौत का आंकड़ा है। रोहतक में 41, भिवानी में 3, रेवाड़ी में 59 केस। इसके साथ ही अंबाला में कोरोना के 38 नए मामले हैं, 4 की मौत है। और यमुनानगर में कोरोना के 38 मामले, 3 लोगों की मौत। चरखी दादरी में कोरोना का कोई भी केस नहीं है। तो इस वक्त प्रदेश में ताज़ा स्थिति कोरोना को लेकर क्या है, वो आंकड़े आपको दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं आपको कि इस वक्त ताज़ा स्थिति क्या है। और आपसे जो अपील की जा रही है सरकार की तरफ से, उस पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि लगातार अभी भी सैकड़ों में मामले सामने आ रहे हैं। 749 लोग 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव हुए, जबकि पिछले 24 घंटे में 9 लोगों की मौत की भी पुष्टि हुई है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 406 लोगों की मौत हो गई है। फरीदाबाद में 186 नए मामले, जबकि 127 लोगों की मौत। रोहतक में 41, भिवानी में 3, रेवाड़ी में 59 नए मामले सामने आए, जबकि करनाल में कोरोना के 31 नए केस हैं। और साथ ही साथ अंबाला में कोरोना के 38 नए मामले हैं, जबकि 4 की मौत हो गई है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। विज ने कोरोना को लेकर प्रदेश की स्थिति को कंट्रोल में बताया है, तो वहीं विपक्ष पर भी जमकर हमला किया। राहुल गांधी से लेकर सुरजेवाला को अपने ही अंदाज में जवाब दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर प्रदेश की हर सियासी हलचल पर बेबाकी से बोलते हैं और विज का विपक्ष को जवाब देने का अपना अलग ही अंदाज है। विज ने एक बार फिर राहुल गांधी पर करारा पलटवार किया। दरअसल राहुल गांधी ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि घुसपैठ पर झूठ बोलने वाले देशभक्त नहीं हो सकते। अब अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि भारत का सीना चौड़ा होने पर उन्हें फर्क महसूस नहीं होता। वो अपनी सारी ताकत भारत की छवि खराब करने में लगाते हैं। तो अगर इस वक्तव्य को ठीक मान लिया जाए तो राहुल गांधी ही झूठ बोल रहा है। इसलिए उनके कथन अनुसार वो देशभक्त नहीं हो सकता। उनका कहना है कि चीन और पाक के सामने घुटने टेकने वाले हमें नसीहत ना दें। चीन और पाक के सामने हमारी सरकार ने हमेशा दमखम से स्टैंड लिया है। वहीं अनिल विज ने एक बार फिर से सुरजेवाला को नसीहत दी है। विज ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के रेट सिस्टम के हिसाब से तय होते हैं। अगर सुरजेवाला को तकलीफ है तो पहले अपने कांग्रेस शासित राज्यों में रेट कम करवाएं। देखिए, तेल के जो भाव तय होते हैं वो एक सिस्टम के तहत होते हैं। सरकार उसको घटाती बढ़ाती नहीं है। सुरजेवाला जी को अगर कष्ट है, तकलीफ है, तो अपनी कांग्रेस प्रदेश वाली सरकारों को कहें कि इस पे से टैक्स कम कर दें, मत लें टैक्स, लोगों को सस्ता तेल बेचें। पाकिस्तान में गुरुद्वारा साहिब पर कब्जा किए जाने के बाद अनिल विज ने एक बार फिर पाकिस्तान पर भी निशाना साधा। विज ने कहा कि पाकिस्तान एक बिगड़ैल देश है और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की शुरू से अवहेलना होती आई है। पाकिस्तान मानव मूल्यों की भी कदर नहीं करता है।
पाकिस्तान एक बिगड़ा हुआ देश है, तो किसी भी प्रकार से हमारी सरकार ने पूरा प्रोटेस्ट किया है कि ऐसा ना किया जाए, और हमें उम्मीद है कि भारत सरकार ने जो अपना प्रोटेस्ट लॉन्च किया है, पाकिस्तान ऐसी हरकतों से बाज आएगा। वहीं प्रदेश में बढ़ते कोरोना के केसों को लेकर भी गृह मंत्री ने चिंता जाहिर की है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने यह भी कहा कि हरियाणा में कोरोना का रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। हरियाणा में कोरोना का रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, ये आज 78% है, और हमारा जो डबलिंग रेट है वो भी 23 दिन है, और जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी हमारा 1.2% है। तो उस दृष्टि से जो कोरोना पेशेंट को ट्रीट करने का हमारा रिकॉर्ड है, जो हमारे डॉक्टरों ने, मेडिकल स्टाफ ने मेहनत की है, ये उसका नतीजा नजर आ रहा है। कोरोना काल में सरकार के कामकाज को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, लेकिन इनके बावजूद प्रदेश के जिम्मेदार मंत्री विपक्ष को जवाब भी दे रहे और अपने कामों को जनता के बीच रख रहे हैं। अंबाला से अमन कपूर, इंडिया न्यूज, हरियाणा। वहीं हरियाणा के सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ने पश्चिमी जमुना नहर कैरियर सिस्टम यानी कि सिरसा शाखा, हांसी शाखा, जेएलएन फीडर और भालौट शाखा, दिल्ली शाखा और गुरुग्राम जल आपूर्ति चैनल के मेन ऑफ टैक्स का पुनरुद्धार करने के लिए 3,251 करोड़ रुपए की परियोजनाएं तैयार की हैं। मुख्य वाहक प्रणाली और उसके मुख्य ऑफ टैक्स के पुनरुद्धार के बाद मानसून की अवधि के दौरान राज्य को करीब 4800 क्यूसेक अतिरिक्त पानी उपलब्ध होगा। ये जानकारी गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में दी गई। उन्होंने इस परियोजना के निष्पादन के लिए विभागों को एक समयबद्ध योजनाबद्ध तैयार रहने के निर्देश दिए। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा सरकार एक ऐसी पॉलिसी तैयार करने वाली है, इसको लेकर वो गंभीर भी है, जो निवेशकों को प्रदेश में अधिक से अधिक उद्योग लगाने के लिए आकर्षित करे, उद्योगपतियों को उनके कार्य सरल व सहज ढंग से करने में सहायक सिद्ध हो। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ने उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हरियाणा इंटरप्राइजेज प्रमोशन पॉलिसी 2020 को लेकर मंथन किया है। उन्होंने बताया कि विभाग के द्वारा राज्य के उद्योगपतियों की एसोसिएशनों को हरियाणा इंटरप्राइजेज प्रमोशनल पॉलिसी 2020 बनाने के सुझाव देने के लिए पत्र लिखे थे, जिनमें से कईयों के सुझाव आए हैं। वहीं चंडीगढ़ में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने 2020 और 21 में धान और बाजरे की खरीद करने के लिए की गई तैयारियों के लिए आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि हरियाणा के किसानों को धान बेचने के लिए किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए हर उचित कदम उठाए जाए। धान की खरीद के लिए अनाज मंडियों में तौल के लिए प्रयोग किए जाने वाले धर्म कांटों का भी 15 दिन के अंदर निरीक्षण हो। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की महामारी को देखते हुए धान खरीद केंद्र किसानों के नजदीक से नजदीक बनाए जाए। इन खरीद केंद्रों को पहले से 3 गुना बढ़ाकर करीब 600 किया जाए। वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से सरकार का मुख्य लक्ष्य किसानों की मदद करना है। कई बार किसानों की जानकारी के बिना कुछ व्यक्ति जमीन का गलत डाटा पोर्टल पर अपलोड कर गुमराह करने का काम करते हैं। ऐसे व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखी जाए, इसके लिए सही गिरदावरी होना जरूरी है और इसके लिए पटवारी के साथ साथ नंबरदारों की जवाबदेही तय होनी चाहिए।
कृषि मंत्री चंडीगढ़ में विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल मुख्यमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य पोर्टल पर दी गई जानकारियों के अनुरूप पारदर्शी तरीके से खरीद प्रक्रिया करना है। हरियाणा विधानसभा को हाईटेक करने के मिशन के फलस्वरूप विधानसभा की पूरे कार्य प्रणाली को पेपरलेस करने का काम चल रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इस परियोजना को सफल बनाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया को पूरा करने की अनुमति दे दी है। इस प्रोजेक्ट पर 20 करोड़ की लागत आएगी। इनमें से 60% केंद्र और 40% प्रदेश सरकार वहन करेगी। ये प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के परियोजना राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के तहत तैयार किया जा रहा है, जो कि करीब 1 वर्ष में पूरा होगा। इसके अलावा कार्यवाही के लिए उपयोग किए जा रहे भारी मात्रा में कागजात का भी जो कागज हैं उनके उपयोग से भी विधायक बच सकेंगे। और चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Achieve ambition, dreams, success. Join KR Mangalam University, your destination success. भाई चिंटू के शौक महंगे हैं। पेंट बुक की जगह सीधे दीवार पे करता है चित्रकारी, और छोटी चाहती है कि उसके कमरे का रंग पिंक हो। अब बोलिए क्या करेंगे? ऊपर से फूफी की बेटी की शादी में कपड़े, लत्ते, आने जाने का खर्चा, और आपका वही पुराना सपना कि घर के बाहर लगी हो आपकी नेम प्लेट। आप चाहे चिंटू के कान मरोड़ दे या छोटी के कमरे को कर दे ऑफ वाइट से पिंक, शादी के खर्चे से घर का किराया तो शर्तिया लेट होगा, और झेलनी पड़ेगी फिर वही मकान मालिक की झिक-झिक। काश कि आपका भी अपना एक घर होता। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के मिशन हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 को आगे बढ़ाते हुए सिग्नेचर ग्लोबल ला रहे हैं अफोर्डेबल होम्स। सिग्नेचर ग्लोबल की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में अपना घर बुक कराएं और प्रधानमंत्री आवास योजना में होम लोन पर 2,67,000 रुपए तक की सब्सिडी पाएं। हर परिवार एक घर, क्योंकि अपना घर तो अपना ही होता है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। प्रधानमंत्री के वीवीआईपी कल्चर को लेकर लिए गए फैसले के बाद से ना तो विधायक मंत्री की गाड़ियों पर लाल बत्ती दिखाई देती है, जिसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिले थे। हरियाणा विधानसभा ने समस्या का हल ढूंढ निकाला है। हरियाणा विधानसभा पहले विधायकों को गाड़ी के स्टिकर दिया करती थी, लेकिन अब हरियाणा विधानसभा हरियाणा के विधायकों को लाल झंडी जिस पर हरियाणा विधानसभा एमएलए लिखा होगा वो देने जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से इसी मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता विपिन परमार ने बातचीत की है, आप भी सुनिए। पहले जब माननीय चला करते थे तो एम्बेसडर कारें हुआ करती थी, काफिला हुआ करता था जिसको देखकर ही लोग पहचान जाया करते थे कि कोई माननीय जा रहा है। उसके बाद उस पर बेकन यानी कि लाल बत्ती का कल्चर आया। ऐसे में सरकार बदली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यह कहा गया कि वीवीआईपी कल्चर को खत्म किया जाएगा। ऐसे में माननीयों की पहचान को लेकर जो है कई तरह के संशय जो है वो टोल प्लाजाज और सड़कों पर देखने को मिले। लेकिन अब हरियाणा में एक बार फिर से माननीय खास होने जा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा विधानसभा की ओर से ये एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें कि ये एक मैरून फ्लैग जो है वो तैयार किया गया है, जिस पर हरियाणा विधानसभा का ये लोगो है और उसके साथ ही हरियाणा विधानसभा एमएलए, यानी कि ये गाड़ी पर तब लगेगा जब विधायक उसमें बैठा होगा। इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता साहब मौजूद हैं। गुप्ता साहब, एक अलग पहचान रहा करती थी, एम्बेसडर कारें हुआ करती थी, काफिले हुआ करते थे, लाल बत्तियां दौड़ा करती थी, सायरन बजा करते थे, लेकिन वो तमाम चीज़ें खत्म हो गई पिछले कुछ दौर में। पिछले सालों में ये तमाम चीज़ें देखने को भी नहीं मिल रही। लेकिन क्या वजह आन पड़ी कि एक बार फिर से माननीय को खास करने के लिए ये झंडी जो है उसको लॉन्च करना? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से ये जब से लाल बत्ती का कल्चर खत्म हुआ,
और अनिल विज इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सीधे सुनते हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है। रफाल सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है और दुश्मन जो छोटी मोटी अपनी खिड़कियों में खड़े होकर शरारतें करते हैं, उनकी आंखें बंद करने के लिए रफाल का नाम ही काफ़ी है। तो लोगों के लिए क्या कहेंगे, लोगों के लिए कि लोग अम्बाला के बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं राफेल का। अब आप जैसे कहा कोरोना की वजह से नहीं मिल पाएंगे दूसरे की, वो लोगों को कुछ करना चाहिए स्वागत के लिए। नहीं, लोग पूरी तरह से तैयार हैं और अम्बाला छावनी एक बहुत ऐतिहासिक एयरबेस है। जगुआर की स्क्वाड्रन भी यहीं पर आई थी और वैसे भी अम्बाला छावनी बहुत ऐतिहासिक है क्योंकि 1857 की क्रांति भी अम्बाला छावनी से शुरू हुई थी। अम्बाला छावनी 1965 और 1971 की जंग का भी साक्षी रहा है और अम्बाला एयरबेस ने उन दोनों लड़ाइयों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सर अभी एक खबर आ रही है कि हरियाणा में एमएलए के लिए एक अलग से झंडा इशू किया जाएगा जिसमें विधानसभा का जो एम्बलम है वो रखा जाएगा। तो एक तरफ लाल बत्ती को हटा दिया गया था, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद आह्वान किया था कि वीआईपी कल्चर को खत्म करना है। तो लगता नहीं कहीं ना कहीं एमएलए को आइडेंटिफाई करवाने के लिए किया जा रहा है। नहीं, एमएलए को एमएलए कहना कौन सी गलत बात है? एमएलए को एमएलए बताना कौन सी गलत बात है? एमएलए तो है वो। तो मैं नहीं समझता कि बताने से कोई एक्स्ट्रा बात हो रही है। तो अनिल विज को आप सुन रहे थे। गृहमंत्री अनिल विज ने राफेल के आने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बहुत ही गौरव के पल हैं और अम्बाला एयरबेस पर जब राफेल पहुंचेगा तो उसके लिए हमने तैयारियां भी की हैं। अम्बाला के लिए खास तौर पर, हरियाणा के लिए खास तौर पर आज बहुत बड़ा दिन है। साथ ही साथ माननीयों को खास बनाने को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एमएलए को एमएलए रहना कौन सी बड़ी बात है, अगर उन्हें ये सुविधा दी जा रही है तो ये गलत क्यों है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने केंद्र सरकार के द्वारा खेलो इंडिया 2021 के चौथे संस्करण के आयोजन की मेजबानी मिलने पर तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए हैं। चंडीगढ़ में हुई बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में होने वाले आयोजन में किसी भी तरह की कमी ना हो। खेल मंत्री ने बताया कि खेलो इंडिया 2021 की अधिकांश प्रतियोगिताएं पंचकुला से ताऊ देवीलाल खेल परिसर में करवाई जाएगी और खेलो इंडिया प्रतियोगिता में 25,000 से ज़्यादा खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना भी है, जिसकी हर सुविधा पर पूरा ध्यान रखा गया है। तो खेलो इंडिया 2021 की मेज़बानी की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। खिलाड़ियों को हर सुविधा मिले, उनकी सुविधाओं का ख्याल रखा जाए। संदीप सिंह ने कहा कि हम पूरी तरीके से इसके लिए तैयार हैं, किसी भी खिलाड़ी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी खेलो इंडिया 2021 में भाग लें, यही हमारी पहली प्राथमिकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस, सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। भाई चिंटू के शौक महंगे हैं। पेंट बुक की जगह सीधे दीवार पे करता है चित्रकारी और छोटी चाहती है कि उसके कमरे का रंग पिंक हो।
अब बोलिए क्या करेंगे? ऊपर से फूफी की बेटी की शादी में कपड़े लत्ते, आने जाने का खर्चा, और आपका वही पुराना सपना कि घर के बाहर लगी हो आपकी नेम प्लेट। आप चाहे चिंटू के कान मरोड़ दे या छोटी के कमरे को कर दे ऑफ वाइट से पिंक, शादी के खर्चे से घर का किराया तो शर्तिया लेट होगा और झेलनी पड़ेगी फिर वही मकान मालिक की झिक-झिक। काश कि आपका भी अपना एक घर होता। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के मिशन हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 को आगे बढ़ाते हुए सिग्नेचर ग्लोबल ला रहे हैं अफोर्डेबल होम्स। सिग्नेचर ग्लोबल की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में अपना घर बुक कराएं और प्रधानमंत्री आवास योजना में होम लोन पर 2,67,000 रुपए तक की सब्सिडी पाएं। हर परिवार एक घर, क्योंकि अपना घर तो अपना ही होता है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सीधे रुख बड़ी खबर का करेंगे जो कि फतेहाबाद से है। चोरों ने एटीएम में चोरी करने का प्रयास किया और धांगड़ गांव में एसबीआई के एटीएम में चोरी की कोशिश हुई है। गैस कटर से एटीएम का शटर काटने का प्रयास हुआ। लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, मुआयना किया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान में पुलिस जुटी हुई है। तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब चोरों की पहचान पुलिस करने में जुटी हुई है। आपको बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। चोरों ने एटीएम में चोरी करने की कोशिश की है। धांगड़ गांव में एसबीआई के एटीएम में चोरी की कोशिश हुई है और गैस कटर से एटीएम का शटर काटने का प्रयास हुआ है। लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को जब दी तो पुलिस मौके पर मुआयना करने पहुंची। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पुलिस चोरों की तलाश में है। और चलिए आपको एक और बड़ी खबर बता दें, वो भी फतेहाबाद से है। 2 नशा तस्करों पर पुलिस का शिकंजा हुआ है। जांडली गांव के पास से बाइक सवार नशा तस्कर गिरफ्तार। नशा तस्करों के पास से 8200 नशीली गोलियां बरामद की गई हैं। बस स्टैंड के पास गश्त के दौरान पुलिस ने दोनों को पकड़ा है। और आपको बता दें कि आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। दोनों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो फतेहाबाद से लगातार बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। 2 नशा तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। जांडली गांव के पास से बाइक सवार नशा तस्कर की गिरफ्तारी और 8200 नशीली गोलियां इसके पास से बरामद की गई हैं। बस स्टैंड के पास गश्त के दौरान पुलिस ने दोनों को पकड़ा है और पुलिस अब इनके नेटवर्क को खंगाल रही है। आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और पुलिस का कहना है कि अब इनके कनेक्शन को हम खंगाल रहे हैं। क्या इन दोनों के अलावा भी इसमें कोई शामिल है? किसके कहने पर ये नशीली दवाइयां बेच रहे थे? अब इसको लेकर हम तफ्तीश कर रहे हैं। बस स्टैंड के पास गश्त के दौरान पुलिस ने इन्हें पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज भी किया जा चुका है। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। और दर्द की क्या